नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में सबसे पहले वही दो शब्द। तो इस क्लास में अपन सबसे पहले पारिभाषिक शब्दावली देखते हैं। और पारिभाषिक शब्दावली में वही दो शब्द। और आपके सामने पहला शब्द है, इसका उच्चारण देखिए अनेक प्रकार से होता है। सामान्यतः ये मॉर्टगेज के नाम से देखा जा रहा है, परंतु इसको अगर शुद्ध उच्चारण की बात करें तो मॉगिस नाम से इसका शुद्ध उच्चारण होगा। परंतु फिर भी कहीं कहीं इसको मॉर्टगेज भी बोला जाता है, अर्थात इसमें आर साइलेंट हो जाता है। MORTGHGE को क्या बोल सकते हैं अपन? मॉर्टगेज भी बोल सकते हैं, मॉगिस भी बोल सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बंधक, या किसी चीज को यदि गिरवी रख दिया जाता है तो गिरवी भी इसी का अर्थ होता है। रेहन भी इसी को ही कहते हैं। दूसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा शब्द आपके समक्ष है अनड्यू। अनड्यू शब्द है और इसका मतलब होता है अनुचित या विधि विरुद्ध। बात एक ही है, अनुचित का मतलब क्या होता है? जो उचित नहीं होता। तो विधि के विरुद्ध, विधि का मतलब होता है वैध, या जो उचित होता है उसे कहते हैं। तो विधि विरुद्ध या अनुचित इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द देखे, मॉगिस और अनड्यू। मॉगिस का मतलब बंधक या गिरवी या रहन बोल सकते हैं। अनड्यू का मतलब होता है अनुचित या विधि विरुद्ध। उसके बाद अपन बढ़ते हैं राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थानी भाषा में एक शब्द है साथरवाड़ो। अब ये साथर वाडो भी मिलता है और कहीं कहीं वाडो भी मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? सामान्यतः किसी भी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मतलब एक वस्त्र बिछाया जाता है और वहां पर लोग हमारे पास संवेदना प्रकट करने के लिए आते हैं। तो वो जो वस्त्र होता है उसे भी साथरवाड़ो कहते हैं, और जहां पर लोग आकर बैठते हैं उसे भी साथरवाड़ो कहते हैं। तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा कि परिजन की मृत्यु पर बैठने का स्थान, और बैठने का कौन सा स्थान? जहां लोग संवेदना प्रकट करने के लिए आकर बैठते हैं। तो संवेदना प्रकट करने के लिए जहां पर आकर बैठते हैं। तो यहां पर बैठने का स्थान हो गया। और साथ साथ आपको एक चीज और लिखनी है, बिछाया जाने वाला वस्त्र। ठीक है। तो यहां पर दो चीजें हैं, परिजन की मृत्यु पर बैठने का स्थान भी साथरवाड़ो कहलाता है और इसके साथ साथ बिछाए जाने वाले वस्त्र को भी साथरवाड़ो कहते हैं। सामान्यतः जहां पर लोग संवेदना प्रकट, ऐसे नहीं कि अपन जहां भी बैठे वहीं पर उसी स्थान को मान लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब अपन वहां पर बैठे हों और वहां पर लोग हमारे पास आकर संवेदना प्रकट कर रहे हो तो उसी स्थान को ही माना जाएगा। उसके बाद एक शब्द और देख लेते हैं अपन, राजस्थानी भाषा का ही एक शब्द आता है चाचर। अब ये चाचर क्या होता है? सामान्यतः अपन होली दिवाली पर तो नहीं गाया जाता, पर होली पर, गणगौर पर, राजस्थान में अनेक ऐसे त्योहार है जहां पर लोकगीत गाए जाते हैं। तो इसलिए होली के अवसर पर या होली पर
गाया जाने वाला लोकगीत, गाया जाने वाला लोकगीत ही क्या कहलाता है? चाचर कहलाता है। और यहां पर आपको मैं एक बात और भी बता देती हूं कि एक चरचरी नाम से लोक नृत्य भी प्रचलन में है। तो ये चरचरी नृत्य है जो लोक नृत्य माना जाता है, और इसके लिए भी चाचर शब्द कहते हैं ना, सामान्य भाषा में अपन आम बोलचाल की भाषा में या जल्दीबाजी में अपन कुछ भी शब्द बोल जाते हैं, तो उसी प्रकार से चरचरी नृत्य। और अपन क्या करते हैं, सहूलियत ज्यादा पसंद करते हैं कि बहुत ही आसानी से बोल लिया जाए, तो इसलिए चरचरी जो नृत्य है तो उसको चरचरी न बोला जाकर चाचर भी बोल दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि विकल्प कौन सा आया है एग्जाम में। यदि लोकगीत के रूप में आया है तो लोकगीत करेंगे, और नृत्य के रूप में आया है तो नृत्य कर देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अपनी मेन क्लास की तरफ। पहला शब्द आपके सामने था मौगिस, जिसका मतलब था बंधक या गिरवी। उसके बाद एंड्यू, एंड्यू का मतलब अनुचित या विधि विरुद्ध। साथरवाड़ो, ये बैठने का स्थान होता है जहां पर अपन परिजन की मृत्यु के बाद वो 12 दिन या जितने भी दिन अपन बैठते हैं उस दौरान जो बैठने का स्थान निश्चित किया जाता है उसको कहते हैं, या फिर उस वस्त्र को कहते हैं। और चाचर एक लोकगीत है जो कब गाया जाता है, होली के अवसर पर गाया जाता है। बढ़ते हैं अपन मेन क्लास की तरफ, और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे एक रुचि का टॉपिक, कौन सा, क्रिया। और क्रिया में भी अपन कुछ रुचिकर चीजें देख रहे थे। कौन कौन सी रुचिकर चीजें देख रहे थे अपन? अपनों ने एक प्रश्न देखा था, और किससे संबंधित देखा था, एक कर्मक व द्विकर्मक क्रियाओं के बारे में देखा था। तो देखते हैं कौन सा प्रश्न था। हाँ, पिछली क्लास में अपनों ने जो प्रश्न देखा था उसके माध्यम से ये तो देख लिया था कि सामान्यतः जहां पर देने में दान की भावना हो तो वहां पर जो दूसरा कर्म है, जो सजीव कर्म है, वो किस में चला जाता है, संप्रदान कारक में चला जाता है। और उसके बाद जो निर्जीव कर्म होता है वो एकमात्र कर्म रह जाता है, यानी एकमात्र मुख्य कर्म ही रह जाता है। और एकमात्र मुख्य कर्म ही रह जाने के कारण वहां पर क्रिया कौन सी मानी जाती है, एक कर्मक क्रिया मानी जाती है। यहां पर अपन देख चुके थे। अब उम्मीद करती हूं कि सहकर्मक व अकर्मक आपको दोनों क्रियाएं समझ में आ गई होंगी, या फिर सहकर्मक और अकर्मक की भी बात नहीं करें तो एक कर्मक और द्विकर्मक तो आ गई होगी। तो आपके समक्ष एक प्रश्न, जवाब दीजिए। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा वाक्य या कौन से वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? कौन से वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? प्रश्न आप फिर से पढ़ लीजिए और उसके बाद आप देखिए विकल्प। विकल्प क्या है? रघु ने खाना बनाया। दूसरा विकल्प कुछ इस प्रकार से है, मधु सिलाई करती है। तीसरा विकल्प आपके सामने है, राधा ने पत्र लिखा। और चौथा विकल्प आपके सामने है, पूंजीपति वर्ग ने, या फिर यूं कहें कि सेठ गोविंद दास ने गरीबों को कंबल बांटे। प्रश्न को दोबारा पढ़िएगा,
ध्यान से पढ़िएगा और फिर चारों विकल्प अच्छे से पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, कौन सा विकल्प होना चाहिए। ध्यान से पढ़िए। अपने को क्या ढूंढना है, इसमें द्विकर्मक क्रिया का वाक्य ढूंढना है। ठीक है, सीधी सी बात, प्रश्न पढ़ने से इतना तो पता चल ही गया कि द्विकर्मक का पढ़ना है, यानी एक कर्मक को छोड़ना है और द्विकर्मक का पता करना है अपने को। तो अपने को क्या करना है, क्या का उत्तर भी मिलना चाहिए और इसके साथ साथ किसे या किसको का उत्तर भी मिलना चाहिए। ये दो चीजें ढूंढनी है। तो रघु ने क्या बनाया, खाना बनाया, क्या का उत्तर मिल रहा है, किसे या किसको बनाया, ऐसा कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एक कर्म होने के कारण ये तो कौन सा माना जाएगा, एक कर्मक माना जाएगा, यानी ये विकल्प तो हमारा हो ही नहीं सकता। उसके बाद मधु सिलाई करती है। मधु क्या करती है, सिलाई का काम। तो किससे, किसको, किसी करती है, कुछ भी जवाब नहीं है। तो यहाँ पर भी मात्र एक क्या का उत्तर मिलने के कारण, एक कर्म आने के कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी, एक कर्मक मानी जाएगी। ये भी द्विकर्मक तो नहीं है। बढ़ते हैं आगे। राधा ने क्या लिखा, पत्र लिखा। किसे लिखा, किसको लिखा, कोई जवाब नहीं आ रहा। तो पत्र लिखा, यानी एक मात्र क्या का उत्तर आने के कारण यहाँ पर भी एक कर्मक क्रिया मान ली जाएगी। तो ये भी हमारा जवाब नहीं है। सेठ गोविंददास ने गरीबों को कंबल बांटे। सेठ गोविंददास ने क्या बांटे, तो क्या का उत्तर तो क्या है, कंबल, यानी हमारा ये कर्म हो गया। और कंबल क्या होते हैं, निर्जीव या निर्जीव। तो कंबल हमेशा ही निर्जीव होते हैं और इसके साथ साथ निर्जीव होने के कारण ये कौन सा कर्म हो गया, हमारा मुख्य कर्म हो गया। किसे बांटे, किसको बांटे, तो गरीबों को बांटे, यानी ये हमारा दूसरा कर्म हो गया। तो किसको बांटे, अब दूसरा कर्म हो गया। तो ये गरीबों को, यानी गरीब लोग है, तो लोग है तो ये क्या है, सजीव है। और सजीव है तो इसलिए इसको अपन कौन सा कर्म मानते हैं, गौण कर्म मानते हैं। अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने बताया कि कंबल बांटे यानी दान दिए हैं, ये तो है नहीं कि अपन वापस लेंगे। तो यहां पर आप यूं कहेंगे कि तो ये कैसे हो सकता है। यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि मैं पहली क्लास से अब तक ये बोलती आ रही हूं कि कहीं भी रट्टा नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना। ये माना जाता है, हिंदी में एक नियम है, परंतु फिर भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको ये विकल्प सही करना है। यानी आपको अपनी रटी रटाई भाषा के अनुसार, अपने रटे रटाए प्रश्नों और नियमों पर नहीं चलना है। आपको कुछ हद तक एग्जामिनर का दिमाग भी पढ़ना है। और यहाँ पर एग्जामिनर डीपली नहीं पूछना चाह रहा आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर की चीजें पूछना चाह रहे हैं। तो आप ऊपर की सीधी इस बात का जवाब दीजिए और आप विकल्प चौथे पर जाइए। हाँ, यदि डीपली पूछना चाह रहा है तो यहाँ पर आपको सारे के सारे द्विकर्मक के वाक्य मिलेंगे और यहाँ पर आपको इसको एक क्रम में ले जाना होगा, जो अपनों ने पहला प्रश्न देखा था। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, किसी भी प्रकार से प्रश्न आ जाए हमें पीछे नहीं आना है, हमें इस बार तो पार होना ही है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए कि इस प्रकार की भी स्थिति आ सकती है। और यहाँ पर अभी जो मैंने चीज बताई है उसको नोट करके भी लिख ले कि अपने को परीक्षा में प्रश्न आने पर विकल्प के आधार पर उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर नोट करके भी लिख लेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। कौन सी क्रिया पढ़ रहे थे अपन, द्विकर्मक क्रिया पढ़ रहे थे। एक कर्मक हो गई, द्विकर्मक हो गई। और ये दोनों भेद किसके हैं, पूर्ण सहकर्मक क्रिया के भेद हैं। और पूर्ण सहकर्मक क्रिया में जो द्विकर्मक क्रिया अपनों ने पढ़ी, देखिए कर्म के आधार पर कितने भेद हैं, दो भेद है, अकर्मक और सहकर्मक। सहकर्मक क्रिया के कितने भेद बताए थे अपनों ने, दो भेद बताए थे, एक तो पूर्ण सहकर्मक और दूसरा कौन सा था, अपूर्ण सहकर्मक। अपूर्ण सहकर्मक यहां तक अपन पहुंचे ही नहीं थे, अपन थे यहां पर इसके दो भेद थे। कौन कौन से, एक कर्मक था और उसके साथ साथ द्विकर्मक था।
ये भेद अपनों ने देख लिए थे। और द्विकर्मक क्रियाओं में वाक्यों के प्रयोग के आधार पर तो अपनों ने देख लिया है कि कौन कौन सी क्रियाएं द्विकर्मक मानी जाएगी। परंतु हिंदी में 16 क्रियाएं ऐसी मानी जाती हैं जिनको सामान्यतः मूलतः द्विकर्मक क्रियाएं माना जाता है। ये सीधी की सीधी एक टेबल होती है जिसको आपको याद करना है, और वहां पर सामान्यतः सीधा का सीधा एक बार प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी मूलतः द्विकर्मक क्रिया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन क्रियाओं को याद करना है। कैसे और कौन सी टेबल है वो अपन देखेंगे। तो यहां पर आप द्विकर्मक क्रिया जो लिख रहे हैं, जो नोट कर रहे हैं, उसी में ही नोट लगाकर लिखिए कि सामान्यतः 16 क्रियाएं ऐसी होती है जिनको नित्य द्विकर्मक क्रियाएं कहा जाता है, अर्थात वो सदैव द्विकर्मक क्रिया के रूप में आती है। 2 कर्मों की आवश्यकता बनी रहती है, इसलिए उनको नित्य द्विकर्मक क्रिया भी माना जाता है, या फिर मूलतः द्विकर्मक क्रिया भी उन्हें माना जा सकता है। ये जो द्विकर्मक क्रियाएं हैं ये कौन कौन सी होती है, इनको यदि अपन देखें तो मैंने आपको बताया कि ये कुल कितनी होती है, 16 होती है। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि इनको कैसे याद किया जाए, कैसे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको सारी चीजें मिलेगी, आसान तरीके से मिलेगी। पहले अपन 16 क्रियाएं देख लेते हैं। कौन कौन सी 16 क्रियाएं हैं। पहली क्रिया होती है, धातु भी बता दूंगी, सामान्यतः कभी कभार धातु भी पूछ लिया जाता है तो अपन धातु भी देख लेते हैं। दूह धातु से बनी हुई क्रिया होती है दूहना, ठीक है। दूसरी याच धातु से बनी हुई क्रिया होती है मांगना। तीसरी प्रच धातु से बनी हुई क्रिया होती है पूछना। चौथी दंड धातु से ही बनी क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? दंड देना या सजा देना। उसके बाद अगली क्रिया है, आपके सामने है रुद्ध। एक रुद्ध धातु होता है जिसकी क्रिया बनती है रोकना। उसके बाद अगली क्रिया होती है ची, जिसका होता है चुनना, जिसकी क्रिया बनती है चुनना। उसके बाद अगली क्रिया होती है शास, ये धातु है और इसकी क्रिया बनती है कहना। उसके बाद अगली क्रिया यहां पर ब्रू का होता है। ब्रू धातु का तो होता है कहना, और शास का मतलब होता है उपदेश देना। जी धातु की क्रिया जीतना। मथ धातु की क्रिया मथना। मुश धातु की क्रिया चुराना। उसके बाद अगली धातु है नी, जिसकी क्रिया बनती है ले जाना। उसके बाद हरी धातु, जिसकी क्रिया बनती है हरण करना। उसके बाद अगली क्रिया होती है कृष, खींचना। उसके बाद अगली क्रिया होती है
ये वह का मतलब वहन करना से लिया जाता है, तो वहन करना अपन किसे कहते हैं, ढोना को कहते हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपनी एक लास्ट क्रिया बची है उसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर अपनों ने कौन सी देखी है, दूहना, मांगना और पूछना, दंड देना, रोकना, चुनना, कहना, उपदेश देना, जीतना, मतना, चुराना, ले जाना, हरण करना और खींचना और ढोना। इनको पहले मैं हटाऊं उससे पहले मैं बता देती हूं कि इनका एक सूत्र होता है जिसके माध्यम से आप अच्छे से याद रख सकते हैं। इसका सूत्र कौन सा होता है, इसका 16वीं क्रिया अपनी बाकी है, याद रखना। दुमाप दंड, दुमाप दंड, रोपू, चुकऊ, जिम, चुलेह, ढोंकी। दुमापदंड, रोपू, चुकऊ, जिम, चुलेह, ढोंकी। तो ये इसका सूत्र है, दु मापदंड, चुकऊ, जिम, चुलेह, ढोंकी। इसमें क्या बनता है, इसका कौन कौन सा, देखिए अपनों ने पहले पहले शब्दों को लेकर और ये सूत्र बनाया है, ठीक है। तो यहां पर जो बनता है, देखिए दू का बन जाएगा दूहना, मां का बन जाएगा मांगना, पे का बन जाएगा पकाना, पकाना भी यहां पर आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद दंड देना, ये दंड देना होगी, ठीक है। तो यहां पर अपनी ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ठीक है। और यहां पर पच या पक का मतलब ही क्या हो जाता है, पच, इसका मतलब ही कौन सा हो जाता है, पकाना हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर दूहना, इसको अपने को बाद में लिखना था, परंतु फिर भी चलो ये क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, तो दू से दूहना, मां से मांगना, पै से पकाना, दंड से दंड देना, ठीक है, दंड देना। ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। अपना पूछना अभी तक नहीं हुई है, ये बची हुई है, ठीक है। उसके बाद रोपू, रोकना और पूछना, ये दोनों आ गई। उसके बाद चुकऊ, चुनना, कहना और उपदेश देना, तीनों आ गई। चु कै उ, चुनना, कहना, उपदेश देना, चुकऊ हो गया। उसके बाद जिम, जिम, जी म, जीतना और मथना हो गया। फिर चूल्हे है, चू ले है, चुराना, ले जाना, हरण करना हो जाएगी। और उसके बाद ढोंकी, इसको ढो और खी, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ढोना और खींचना, यानी एक को पहले 15 नंबर को पहले और 14 नंबर को बाद में भी लिख सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं। चलिए इसको अपन अच्छे से यहां पर लिख सकते हैं, 16 नंबर को, 16 नंबर को यहां पर आपको दिख तो जाएगी, यहां पर लिख देती हूं मैं आपको 16। पच का मतलब पकाना, ये 16 नंबर क्रिया है आपकी। और इसको आप जब लिखेंगे, जब नोट करेंगे, तो आप इस सूत्र के अनुसार कंटिन्यू लिखिए। यानी सबसे पहले तो आप दूहना, फिर मांगना, फिर पकाना, फिर दंड देना, उसके बाद रोकना, पूछना, चुनना, कहना, उपदेश देना, जीतना, मतना, चुराना, ले जाना, हरण करना, ढोना और खींचना। यानी आप इस प्रकार से लगातार इन क्रियाओं को रखेंगे। आपके पास आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा वाक्य लिखना है, इतना सा याद रखना है, दुमापदंड, रोपू, चुकऊ, जिम, चुलेह, ढोंकी। सिर्फ इतनी सी चीज याद रखोगे, दुमापदंड, रोपू। यदि आपको एक बार तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं फिर बोर्ड को में कुछ चीजें हटाकर आपको सूत्र फिर से लिख देती हूँ। हाँ, तो ये सूत्र कौन सा है, दुमापदंड, ठीक है, दुमापदंड, उसके बाद रोपू, उसके बाद चुकऊ, जिम, चुलेह, ढोंकी।
और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये सूत्र के माध्यम से आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे याद करने में। आप मात्र 2-3 मिनट में इसको अच्छे से याद भी कर लेंगे। बस आपको थोड़ी सी धातु देखनी होगी और सीधा का सीधा प्रश्न आता है। 5 मिनट में आपका एक प्रश्न क्लियर हो जाता है। यदि इनमें से एक भी प्रश्न आ जाए तो आपका लग क्या रहा है। और ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको ये देखना ही नहीं है कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया, बस आपको इतना सा याद करना है और एक प्रश्न यदि आ जाता है तो वो आपका क्लियर हो जाता है। तो ये अपनों ने नित्य द्विकर्मक क्रियाएं देखी और इसके बाद अपन देखेंगे अपूर्ण सकर्मक क्रिया, परंतु अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।